हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम लोग बायट सेवर्ट लॉ का सेकेंड पार्ट मतलब बायट सेवर्ट लॉ से ही रिलेटेड है। क्या है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो निकाला था बायट सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन से। ठीक है, आज क्या करेंगे कि सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के लिए, अगर सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है तो जो होता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसके सेंटर पे स्पेशली। ठीक है, क्यों केवल उसी के सेंटर पे हम लोग पढ़ें क्योंकि वही सिलेबस में है। और दूसरी बात रही कि उसके सेंटर के अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके एक एक्सिस पे होता है जो आसानी से निकाला जा सकता है और बाकी किसी भी पॉइंट पर निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग उसे नहीं निकालते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा हायर स्टडी में उसको पढ़ा जाता है। तो क्या करेंगे, बायट सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मान लीजिए ये सर्कुलर लूप है और इसमें करंट जो है इस तरह से फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। करंट का डायरेक्शन क्या हो गया यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें निकालना है, बी वेक्टर निकालना है। बी वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों है, तो दोनों हमें निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या तो वेक्टर फॉर्म में निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या किया जाए, किस तरह से निकाला जाए। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको इंटीग्रेशन से बनाते हैं। सबसे पहले एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये किए। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें मान लीजिए एक एलिमेंट लेते हैं हम लोग, छोटा सा एलिमेंट। ये एलिमेंट हमने लिया यहाँ पर। मान लीजिए ये एंगल थोड़ा सा मैंने बड़ा दिखाया हुआ है, ये एंगल जो है ये अल्फा है और ये डी अल्फा। तो हम डी अल्फा जो है उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर होगा वो कितना होगा, इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड वो निकालना चाहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ड्यू टू दिस एलिमेंट dl। तो सबसे पहले तो देखिए dl इक्वल टू होता है, अगर r इसका रेडियस है तो r d अल्फा। ये होता है, कहाँ से आता है, ये जियोमेट्री से आता है। ठीक है, ये आपको जियोमेट्री से आता है। तो हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ o ऑफ द लूप ड्यू टू एलिमेंट dl, ideal एलिमेंट हो गया। b इक्वल टू मैग्नीट्यूड b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई i dl, जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है, थीटा क्या है, हमने इसको अल्फा लिया हुआ है, तो थीटा क्या है, थीटा आपका है कि ये जो डीएल एलिमेंट है, इससे दिखाते हैं, ये डीएल एलिमेंट है वो सेंटर या ओ पॉइंट के साथ कितना एंगल बनाता है वो है आपका डीएल। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री बनाएगा डीएल। ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ का या सर्कुलर सरकमफेरेंस का एक प्रॉपर्टी है कि सेंटर के साथ सर्कल से कहीं भी पेरीमीटर से अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री का बनता है। ध्यान से देखिए, आप कहीं भी ड्रॉ कीजिए तो ये इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, कहीं भी। ये टेंजेंट, डीएल मतलब टेंजेंट हो गया, छोटा सा एलिमेंट हमने लिया, इसके साथ ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। और यही एंगल तो आपको यहाँ पर थीटा जो है वो यही एंगल है, तो थीटा इक्वल टू ऑलवेज 90 डिग्री। थीटा इज 90 डिग्री ऑलवेज, कहीं भी किसी भी पॉइंट के लिए। तो हम लोग थीटा 90 डिग्री एंड आर इज कांस्टेंट, कहीं भी देखिए ये डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो आर इज कांस्टेंट, थीटा इज 90 डिग्री, तो हमारे पास ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 बाई आई बाई आर स्क्वायर डी एल साइन थीटा साइन 90, और डी एल को लिख सकते हैं आर डी अल्फा, तो आर डी अल्फा और यहाँ हो जाएगा साइन 91 हो जाएगा। ठीक है, आर डी अल्फा बाई आर स्क्वायर, तो ये आर एक आर कट गया, तो हमारे पास कितना हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, दो जगह नहीं लिखना है, एक ही जगह लिखना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर और डी अल्फा हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर डी अल्फा, ये आपका आ गया है। लेकिन इसको डी बी बोलते हैं। ठीक है, डी बी मतलब कि ओनली ड्यू टू डी एल, इसलिए इसको डी बी, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल के लिए कितना हो जाएगा, इस पूरे मतलब सर्कुलर लूप के लिए सेंटर पर कितना हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, और इंटीग्रेट कर देंगे तो डी अल्फा क्या हो जाएगा, यहीं पर कर देते हैं इसको। टोटल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा, सबसे पहले तो इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सब एलिमेंट के लिए यहाँ पर डायरेक्शन जो है सेम होगा, और वो डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये देखिए थंब को अगर हम लोग मतलब अपने फिंगर्स को इस तरह कर्ल करें कि वो डायरेक्शन ऑफ करंट के अकॉर्डिंग रहे,
तो थंब का डायरेक्शन जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। देखिए इस तरह से समझिए, ठीक। तो B इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी बी, इसका मतलब हो गया इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर डी अल्फा। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सारा तो कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, केवल डी अल्फा जो है वो वेरिएबल है। और डी अल्फा को इंटीग्रेट करेंगे तो अल्फा हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर और अल्फा हो गया ये, ठीक है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क, केवल अगर कोई भी अल्फा एंगल रहता तो, ठीक है। किसी भी एंगल ड्यू टू आर्क के लिए हो गया करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑब्लिक आर्क लिखते हैं इसको। अब हम जब किसी भी एंगल के लिए निकाल लिए, ध्यान से इसको फिर से समझिए। आप कहिएगा कि आप तो सर्कुलर लूप के लिए बोले और निकाल लिए हैं आप किसी आर्क के लिए, तो मैंने जनरल डिराइव कर लिया। अब सर्कुलर लूप हो या 1/4 ऑफ लूप हो या आधा भाग हो या एक कोना भाग हो, कोई भी हो, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास ये आ गया फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर अल्फा आ गया, तो देखिए फॉर कंप्लीट सर्कुलर लूप अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए। तो किसी भी आर्क में पहले तो ये जो एंगल है आपका अल्फा, ये किसी आर्क मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए है अल्फा, A to B के लिए अल्फा है। सपोज कीजिए अगर ये पूरा का पूरा सर्कल हो तो उसका अल्फा कितना होगा, ये यहाँ से लेकर के पूरा वापस यहीं तक हो तो उसका एंगल सेंटर पे क्या बोलिएगा, क्योंकि देखिए ये अल्फा है, ये बढ़ते जाइए अल्फा बढ़ते जा रहा है, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 370 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 360, 2 पाई, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू 2 पाई होता है कंप्लीट सर्कुलर लूप के लिए। तो यहाँ पर 2 पाई पुट कर दीजिए, तो बी एट द सेंटर हो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर टाइम्स 2 पाई। आपको ऐसे ही याद रखना ज़्यादा ईजी है, अदरवाइज इसका जो फॉर्मूला आता है सेंटर पे वो भी याद रख सकते हैं आप। म्यू नॉट बाई 2 आर हो जाएगा, 4 पाई से 2 पाई कट गया, 2 पाई से 4 पाई कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 आर हो गया। आप इसको ऐसे भी याद रखते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा आपको ये फॉर्मूला याद रखने के लिए, क्योंकि इससे सारा कुछ हो जाता है। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर टाइम्स अल्फा रख दीजिए, ठीक है। अगर फॉर सेमी सर्कुलर लूप के लिए कितना हो जाएगा, मान लीजिए लूप को मैंने आधा ही रखा है इस तरह से, मान लीजिए इसके सेंटर पे निकालना है हमें और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा था। अगर ये क्लॉकवाइज हुआ तो इसका करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस फील्ड हो जाएगा दिख रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज रहा तो डॉट फील्ड हो जाएगा। ये भी कैसे हो जाएगा आप थंब रूल से देखिए, ठीक है, हमेशा उसी को अप्लाई कीजिए, बहुत आसान है। अब डॉट होगा एंटी क्लॉकवाइज के लिए, क्लॉकवाइज के लिए क्रॉस होगा, ये सब याद रखिएगा तो आप भूल सकते हैं, और बाद में कई लोगों को देखा है मैंने, वो कन्फ्यूजन होता है। वैसे एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर में देखा गया है कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है आपकी तरफ डॉट, और क्लॉकवाइज मतलब आपसे अवे फ्रॉम यू, तो अवे फ्रॉम यू मतलब क्रॉस फील्ड हो गया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी। अच्छा, सेमी सर्कुलर के लिए हम लोग कह रहे थे कि सेमी सर्कुलर अगर लूप हो तो कितना होगा, सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है तो क्या होगा, तो इस समय अल्फा कितना हो जाएगा पाई बाई 2, नहीं 2 ओनली पाई, अल्फा हो जाएगा पाई, तो अल्फा को पाई पुट कीजिए तो हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। मैं क्या करूं, अगर 1/4 ऑफ सर्कल कर दूं तो उस समय अल्फा मतलब क्वार्टर ऑफ ए सर्कल, एक क्वाड्रेंट सर्कल के लिए, तो अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। यूनिटरी मेथड मतलब जो एक एक नियम होता है, उसका मतलब क्या हो गया कि पूरे सर्कल के लिए अगर इतना है, पूरे सर्कल के लिए कितना है, पूरे सर्कल के लिए अगर इतना है, ठीक है, पूरे सर्कल मतलब होता है 2 पाई एंगल, यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। तो कोई भी अल्फा के लिए कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगाइए तो ये वाला आ जाएगा, देखिए आप लगा करके, तो अल्फा बाई 2 पाई और यहाँ पे 2 आर हो जाएगा, मतलब दिस इंटू अल्फा बाई 2 पाई, ये जो हो जाता है ये किसी भी अल्फा एंगल के लिए हो जाएगा, ठीक है। दिस इंटू अल्फा बाई 2 पाई कीजिए यूनिटरी मेथड से, ये और ये एक ही है, ये टोटल और ये एक ही फॉर्मूला बन के आ जाए। तो जैसे आपको आसान लगे, ये तो सबसे आसान लगता है मुझे, क्योंकि एंगल तो आपको याद रहे। एक दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलना भूल गया, वो ये है कि अल्फा इज ऑलवेज इन रेडियन। अगर इसको डिग्री में लिखिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा एज इट इज इस फॉर्मूला में डालने पे, तो वो गलत हो जाएगा। अल्फा इज
इन रेडियन। रेडियन का मतलब हो गया कि 180 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है, याद रखिए 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। 360 डिग्री तो इसके हिसाब से आप निकाल लीजिएगा, 1 डिग्री या कितना भी डिग्री दिया हो तो रेडियन में कन्वर्ट करके फिर उसको यहाँ पर लिखना है इस फॉर्मूला में। क्लियर हो गया। तो मैग्नीट्यूड इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी सर्कुलर लूप के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पर बेस्ड एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। कैसा प्रॉब्लम करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट बी एज शोन इन द फिगर। बी के जगह पी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट पी, ये पी पॉइंट। अब देखिए मैग्नेटिक, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि सबसे पहले वायर, इसमें इसको ध्यान से देखिए, इस वाले सर्कुलर एलिमेंट को ध्यान से देखिए। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है इस तरह से आई। इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें पाइएगा कि इसमें 3 सेगमेंट है। हम इसको सेगमेंट बोलते हैं। इसको बोलेंगे फर्स्ट सेगमेंट, इसको बोलेंगे सेकेंड सेगमेंट और इसको बोलेंगे थर्ड सेगमेंट। तो इसको इसी तरह से हम लोग नेमिंग कर दे रहे हैं। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ये किस लिए किए हैं कि तीनों के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड P पर निकाल करके वेक्टोरियली ऐड कर देना है। मैग्नेटिक फील्ड तीनों के लिए अलग अलग निकलेगा। अब लिखते हैं B at P ड्यू टू 1 एलिमेंट। अब 1 के लिए निकालते हैं, तो दिमाग लगाइए 1 के लिए हमने क्या बोला था। पहले वीडियो को रोक करके खुद से ट्राई कीजिए तो 1 के लिए क्या होगा। तो 1 के लिए देखिएगा, ये इसको अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो एलिमेंट 1 के लिए, मतलब जो करंट कैरिंग एलिमेंट 1 है, ये इसी की डायरेक्शन में, इसी के अलोंग ये P पॉइंट आ जा रहा है। तो इसके लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, चाहे वो फाइनाइट हो या इस तरफ इनफाइनाइट जा रहा हो या इस तरफ इनफाइनाइट जा रहा हो, नहीं होगा। तो इस पॉइंट पर इसके लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, जीरो। ये हम लोगों ने पढ़ा है स्ट्रेट नीचे पिछले वाले चैप्टर में। इसी तरह से इस वाले के लिए यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि इसको भी एक्सटेंड करते हैं तो पता चलता है कि ये इसी के डायरेक्शन में, ठीक है। ये करंट इधर हो या इधर हो इससे मतलब नहीं है, मतलब है कि इसके अलोंग नहीं होना चाहिए, इस लाइन के अलोंग नहीं होना चाहिए। पॉइंट R0 हो जाता है। तो ये खत्म हो गया बात। तुम्हारे पास हो गया P at P ड्यू टू 1 कितना हो जाएगा, 0। और इसी तरह से B at P ड्यू टू 3 भी 0 हो जाएगा। B at P ड्यू टू 3 ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास केवल बच गया B at P ड्यू टू 2 सर्कुलर पोर्शन, सेमी सर्कुलर पोर्शन के लिए। और सेमी सर्कुलर पोर्शन के लिए हमें पता है B इक्वल टू μ0/4 पाई I/r। R रेडियस जरूर देना चाहिए, नहीं दिया हुआ है। μ0/4 पाई I/r और यहाँ पर हो जाएगा पाई। तो ये सिंपली हो गया कितना हो जाएगा 4 I/r, ठीक है। ये B हो गया। मैग्नीट्यूड हो गया। भाई साहब इसका डायरेक्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका डायरेक्शन होगा, आप अपने चारों फिंगर्स को कर्ल कीजिए इसके डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में ऐसे करके कर्ल कीजिए, घुमाइए और देखिए कि थंब, यहाँ पर जो थंब होगा वो अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करता हूँ इस तरफ ऐसे, तो मेरा थंब यहाँ पर अंदर की तरफ जा रहा है, तो क्रॉस फील्ड होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो लिख देंगे यहाँ पर डायरेक्शन के लिए कि इनवर्ड, या लिख देंगे इनटू द पेज, ठीक है। या इसके जगह पे यहाँ पर एक छोटा सा सिंबल दे देंगे क्रॉस का, μ0/4 पाई I/r, और यहाँ पर एक सिंबल दे देंगे क्रॉस का, ये क्रॉस फील्ड हो गया। ये भी आपका एक तरीका होता है मैग्नेटिक फील्ड दिखाने का। क्लियर हो गया, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक और एग्जांपल करते हैं। देखिए O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसमें, ठीक है। करंट फ्लो हो रहा है, O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसमें भी आप ध्यान से देखिए, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। इन तीनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड, तो थोड़ा इसको पॉज करके वीडियो को, और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट O पर खुद से निकालिए कितना होगा। सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है कि 1 और 3 के लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, तो B1 इक्वल टू B3 इक्वल टू 0, ये हम लोग कह सकते हैं। क्यों 0 होगा, तो इसमें ये आपका इसी के अलॉन्ग और ये दोनों एक ही लाइन में है, इसलिए 0 हो जाएगा, ठीक है। अलॉन्ग 3 एंड अलॉन्ग वो पिछले प्रॉब्लम की तरह। तो जो बच गया है वो कितना बच गया है, ये आपका बच गया है 3/4 ऑफ ए सर्कुलर पोर्शन। सर्कुलर 3/4 भाग रह गया है, तो 3/4 भाग हो गया। तो ये जो एंगल है, जो आर्क बन रहा है, ये एंगल कितना है, ये एंगल हो गया 3π/2। π/2 3 बार है इसमें, 3/4 ऑफ क्वाड्रेंट, तो 3π/2 हो गया। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर दीजिए।
तो हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर, अल्फा के जगह पे 3 पाई बाई 2, दैट्स ऑल। पाई पाई कट जाएगा तो आपके पास 3 म्यू नॉट बाई 8 I बाई आर ना, कैलकुलेशन ठीक से देख लीजिए। और डायरेक्शन की तरफ जब आते हैं तो डायरेक्शन कैसा होगा, तो डायरेक्शन आपको देखना होगा इस तरह से। देखिए डायरेक्शन कि फिंगर्स को कर्ल कीजिए अलोंग दिस, इसके अलोंग, तो थंब को देखिए कि अंदर जा रहा है कि बाहर, तो अंदर जा रहा है, क्रॉस फील्ड हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस फील्ड लिख देंगे। तो ये अगर लिखेंगे तो ये वेक्टर साइन दे सकते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आ गया। ठीक है, तो चीज़ें धीरे धीरे आसान होती दिख रही है हमें। हम लोग सर्कुलर पोर्शन के लिए, किसी भी सर्कुलर पोर्शन के लिए निकाल सकते हैं उसके सेंटर पे। बोलिएगा कि उसके सेंटर पे निकाल रहे हैं और इस वाले पॉइंट पे या इस वाले या कहीं और क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए कि इसका जो और दूसरे किसी भी पॉइंट पे होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही डिफिकल्ट है निकालना। डायरेक्शन तो होता ही है अलग, यहाँ पर इसलिए आसान होता है क्योंकि सभी एलिमेंट के लिए, इस पूरे एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक ही डायरेक्शन होता है, ऐड हो जाता है। लेकिन किसी और पॉइंट पे निकालिएगा तो इसके लिए अलग होगा, ठीक है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, और इस वाले पोर्शन के लिए यहाँ पे अलग होगा डायरेक्शन तो सेम ही होगा, मैग्नीट्यूड अलग होगा। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा निकालना किसी भी पॉइंट के लिए। इसके लिए करिएगा यहाँ पे तो अलग होगा, इसके लिए यहाँ पे अलग हो जाएगा। कोई भी पॉइंट लीजिएगा, हर एलिमेंट के लिए डिस्टेंस बदल जा रहा है तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। नॉट ओनली डिस्टेंस बल्कि इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो भी बदल रहा है। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा था हमेशा सबके लिए तो आसान हो गया, अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाता है और वो सिलेबस में नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा डिफिकल्ट। तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं और ज़्यादा क्लियर करने के लिए। मान लीजिए इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और यहाँ पर पूछ दिया सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है। रेडियस है मान लीजिए R1 और ये रेडियस है R2 और करंट इसमें I1 फ्लो हो रहा है, इसमें I2 फ्लो हो रहा है। तो भाई साहब ये इसमें कैसे करिएगा, तो इसका नाम दे रहे हैं 1 और इसका नाम दे रहे हैं 2। लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 एंड 2 अलग अलग निकाल के उसको वेक्टोरियली ऐड करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू 1, फर्स्ट एलिमेंट के लिए निकालिए कितना होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए निकालिए सेंटर पर, हमें पता है B का मैग्नीट्यूड B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, या म्यू नॉट बाई डायरेक्ट लिख लेते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R1, ठीक है, फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा 2 पाई अल्फा के जगह पे, ये हो गया। और डायरेक्शन ध्यान से देखिए तो यहाँ पर हो जा रहा है क्रॉस फील्ड, तो क्रॉस फील्ड हमने लिख दिया, ये B1 निकल गया, ठीक है। इसी तरह से B2 निकालिए, B2 हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R2 और 2 पाई, और यहाँ पर डायरेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डॉट, क्रॉस नहीं होगा, ध्यान दीजिए, डॉट, ठीक है। आप फिंगर को अगर चारों फिंगर को इस तरफ अगर घुमाइएगा तो आपका अंगूठा जो है यहाँ पे दिखाएगा ऊपर की तरफ, तो इसलिए डॉट हो जाएगा। अब सवाल है कि एक क्रॉस है एक डॉट है, तो क्या इसे जोड़ सकते हैं या कर सकते हैं कि नहीं, तो जोड़ सकते हैं जी, क्यों नहीं जोड़ सकते हैं। प्रॉब्लम यही है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको अगर पॉजिटिव लीजिएगा तो इसको माइनस करना होगा, इसको अगर पॉजिटिव लीजिएगा तो इसको माइनस करना होगा। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, पॉजिटिव उसको लेते हैं पॉजिटिव रिजल्ट आने के लिए जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का हो। तो R1 वाला जो है वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा क्योंकि सेंटर उसके ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे B इक्वल टू B1 माइनस B2, B1 को पॉजिटिव ले लिए, ठीक है। तो B1 को पॉजिटिव ले लिया तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R1, राइट, 2 पाई, B1 को पॉजिटिव ले लिए हैं और B2 को नेगेटिव, तो B2 जो हो जाएगा, तो मतलब क्रॉस फील्ड को पॉजिटिव लिए हैं, 2 पाई माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R2 इंटू 2 पाई, और टोटल क्या हो जाएगा, डॉट की क्रॉस क्योंकि हमने B1 को पॉजिटिव लिया हुआ, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई साहब माइनस ऑफ डॉट इज इक्वल टू क्रॉस हो जाता है। इसको हमने अपोजिट इसको ले लिया माइनस, मैंने डॉट इक्वल टू माइनस क्रॉस, ये कर सकते हैं, डॉट इक्वल टू माइनस क्रॉस, सिमिलरली क्रॉस इक्वल टू माइनस डॉट, ठीक है। तो हमने नेगेटिव कर दिया तो ये हो गया, और वेक्टोरियली ऐड कर दिए तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जितना एग्जाम्पल मन है आप अपने से करिए, इसको समझिए कि किस तरह से होता है। मान लीजिए ये आपका दे दिया गया और इसके लिए इस सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है,
तो क्या करिएगा, सेंटर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जब निकालने जाएगा, इसमें एलिमेंट देखिए, इसमें कौन कौन से पोर्शन है, किस किस के लिए निकालना है। तो आपके पास एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है जो कि सेंटर पे जाके मिलता है, दूसरा ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है, मतलब 4 एलिमेंट, चारों के लिए निकालना होगा। तो सबसे पहले देखिए कि इस वाले पोर्शन के लिए सेंटर पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि ये उसी लाइन में पड़ जाता है। यहाँ ये वाला जो करंट कैरिंग वायर है वो इसी लाइन में पड़ जा रहा है, ठीक है। तो आई करंट है, सपोज कीजिए पूरे में फ्लो हो रहा है, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये लाइन और ये लाइन तो गायब हो गया 1 और 2, तो बच गया केवल 3 और 4। और 3 और 4 के लिए अगर सेंटर पे ध्यान दीजिएगा तो डायरेक्शन अपोजिट है। अंदर वाले सर्किल के लिए ध्यान दीजिएगा थंब रूल से, पाम रूल से, तो ये आपका आ जा रहा है डॉट यहाँ पे, और बाहर वाले के लिए क्रॉस आ जा रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा ताकतवर आपका कौन है, और ये मान लीजिए 90 डिग्री है जो जैसा दिखाया गया है, π/2 है। तो हम लोग लिख देते हैं B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू 0। क्यों, समझ में आ गया क्यों, क्योंकि उसी लाइन में लाई करता है। अब B3 इक्वल टू लिखते हैं, B3 वेक्टर में देते हैं, B3 इक्वल टू μ0/4 I/R2 इंटू एंगल अल्फा कितना लिखा जाए, 90 डिग्री, 360 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 270। बताइए आप, सही है कि नहीं है, गलत है। क्यों गलत है, इसलिए गलत है कि ये मैंने डिग्री में लिख दिया है और बोला हुआ है क्या है कि रेडियन में होना चाहिए। तो इसको क्या करना है, आपको रेडियन में लिखना है। रेडियन में कितना हो जाएगा, 3π/2। ये गलत, ये मिस्टेक कभी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद डॉट क्रॉस देखिए, तो यहाँ पर क्या है देखिएगा, तो ये डॉट बन रहा है, तो हमने इसको डॉट दे दिया है नाम इस तरह से। और B4 को देखिएगा, नहीं ये अभी B3 के लिए निकाले हैं, सॉरी B3 के लिए देखिएगा तो यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, और B4 के लिए देखिएगा तो μ0/4 I/R1, यहाँ भी 3π/2 एंगल होगा, एंगल तो सेम बन रहा है सेंटर पे दोनों के लिए, और यहाँ डॉट बन रहा है, ठीक है। तो डॉट इज मोर देन क्रॉस, मैग्नीट्यूड में अगर देखा जाए तो डॉट का वैल्यू ज़्यादा है, तो डॉट को ही हम लोग पॉजिटिव मान ले रहे हैं अभी ऊपर की तरफ। तो लिख देंगे सिंपल B नेट, इसको B नेट कहा जाता है। रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, वो B नेट कहा जाता है, ठीक है। तो B नेट इक्वल टू μ0/4 I, और 3π/2 है, इसको भी कॉमन रख सकते हैं, अंदर में आ जाएगा आपका 1/R1, इसको पॉजिटिव लिए हैं डॉट को, माइनस 1/R2, ठीक प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह। जब हमने इसको पॉजिटिव ले लिया तो इसको नेगेटिव लेकर के लास्ट में इसको लिख देंगे डॉट, मतलब क्रॉस इक्वल टू माइनस डॉट हो गया, ठीक है। B3 प्लस B4, B नेट का क्या मतलब हो गया, B नेट का मतलब हो गया B3 प्लस B4। भाई साहब B3 को पॉजिटिव लिए हैं, सॉरी B3 प्लस B4, B4 को पॉजिटिव लिए हैं, डॉट को पॉजिटिव लिए हैं, और B3 जो है वो क्रॉस था तो उसको माइनस डॉट कर दिए, बस इतना ही किए। तो ये आपका आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके ऊपर है, पाई काट दीजिए, देखिए 3/8 I/1/R1 माइनस 1/R2 आता है। लास्ट प्रॉब्लम एक करते हैं, वो 3D पे बेस्ड है, उसको समझना होगा कैसे होता है। 3D पे बेस्ड प्रॉब्लम है। इस वाले ये जो है, आपको सबसे पहले तो ये समझिए, एक छोटा सा चीज पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो। इसको हम लोग बोलते हैं XY प्लेन, ये आपका XY प्लेन है, ये आपका XY प्लेन, मतलब इसमें Z इक्वल टू 0 है, Z कुछ भी नहीं। इसको बोलते हैं XZ प्लेन, इसमें क्या है Y इक्वल टू 0 है, Y का वैल्यू कुछ नहीं होगा, X और Z केवल वेरी करेगा पूरे प्लेन में कहीं भी। इसी तरह से ये हो गया YZ प्लेन, इसमें क्या 0 होगा, इसमें X इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो XY प्लेन के परपेंडिकुलर है Z एक्सिस, XY प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये Z एक्सिस है, ये 90 डिग्री बनाता है। प्लेन में कहीं भी ले लीजिएगा ऐसे तो ये 90 डिग्री बनाता है। YZ प्लेन के परपेंडिकुलर है ये एक्सिस, और XZ प्लेन के परपेंडिकुलर है Y एक्सिस। ये 3D ज्योमेट्री का छोटा सा पार्ट है, तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ गया प्लेन क्या है, किधर पॉजिटिव लिए हैं, किधर नेगेटिव लिए हैं, तो आगे जो प्रॉब्लम बताने वाले हैं वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कुछ भी नहीं है उस प्रॉब्लम में, देखने में बड़ा लगता है लेकिन कुछ प्रॉब्लम में है नहीं, दम ही नहीं है प्रॉब्लम, राइट। मान लीजिए कि ये 1/4 ऑफ ए सर्कल है, ठीक है, 1/4 ऑफ ए सर्कल है, और ये चला जा रहा है इस तरफ फिर इनफाइनाइट वायर, और एक यहाँ पे ले लिए, एक ही बार में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ इतना बताते हैं। और एक ये चला गया इस तरफ लेकर के, और ये भी चला गया इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट मतलब हो गया।
और इसमें करंट इस तरह से हमने ये दिया और ये दिया और ये दिया। अब देखिए इस प्रॉब्लम को पॉइंट मान लीजिए सेंटर पे निकालना है, यहाँ O पे, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए कि इसका रेडियस R दे दिया गया। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें कितने पोर्शन है, इसमें 1 2 3, इन तीनों पोर्शन के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, फिर उसको वेक्टोरियली ऐड करना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन के लिए निकालते हैं B1। तो B1 के लिए लिखेंगे, तो B1 क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है और सेमी इनफाइनाइट के एक एंड पर है, ये एक एंड पर है, तो सेमी इनफाइनाइट के एक एंड पर है, तो भाई साहब B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R, R मतलब R ही हो जाएगा यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना है R है यहाँ से यहाँ तक, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R, यही मैग्नीट्यूड होता है सेमी इनफाइनाइट के लिए, ठीक है। और उसके बाद इसका डायरेक्शन, तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन के लिए आप ध्यान दे दीजिएगा कि अगर इस वाले वायर पर आप अपना थंब रखते हैं जैसा रूल सिखाए थे, तो आपका फिंगर यहाँ पर जो है अंदर जा रहा है किस तरफ होगा, तो फिंगर देखिएगा आपका फिंगर जो है वो, क्योंकि इस प्लेन में ना है, ये वायर वन प्लेन में है, इस वाले प्लेन में है, मतलब कौन सा प्लेन था ये YZ प्लेन। तो सबसे पहले तो ये देखिए YZ प्लेन के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड, और YZ प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा, या तो अंदर होगा या बाहर होगा, ये कौन बताएगा, ये आपका थंब रूल, पाम रूल बताएगा। तो आप देखिएगा कि अगर इस तरफ अगर आप अपना थंब अंगूठा करते हैं तो बाकी के चारों उंगली यहाँ पर अंदर की तरफ जाता है, ठीक है, इस तरफ, तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होगा, इसको हम लोग लिखेंगे माइनस आई कैप। बस इतना ही यहाँ था प्रॉब्लम। इसी तरह से आप B2 का निकालते हैं, B3 B2 सब निकल जाएगा। B2 का निकालेंगे तो ये 1/4 ऑफ ए सर्कल है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R, ठीक है, 1/4 ऑफ ए सर्कल है, तो अल्फा के जगह पे पाई बाई 2 हो गया, ठीक है, ये एंगल पाई बाई 2 है। अब सवाल है इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये कौन से प्लेन में है, ये आपको XY प्लेन में है, तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से यहाँ पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड, वो आप इस पर देखिए कैसे करके, आप या तो थंब रूल लगाइए या फिंगर को, चारों फिंगर को इस तरफ कर्ल कीजिए जो रूल बताया गया है सर्कुलर लूप में। तो यहाँ पर जो है आपका थंब किस तरफ जाएगा, Z में। सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो लूप है पोर्शन, ये आपका XY प्लेन में है, तो Z एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर, या तो Z एक्सिस में प्लस की तरफ होगा या माइनस की तरफ होगा। और ये कहाँ से पता चलेगा, ये पाम रूल से पता चलेगा। अपने फिंगर्स को इस तरफ कर्ल कीजिए तो देखिएगा कि अंदर की तरफ जा रहा है इसका, ठीक है, क्रॉस फील्ड बन रहा है, तो इसको माइनस लिखते हैं क्या, K कैप। और इसी तरह से B3 निकालते हैं, B3 निकालते हैं तो B3 कितना हो जाएगा, B3 के लिए O पर 0, क्योंकि ये इसी लाइन में लाई कर जा रहा है, ये सेम लाइन में वो पॉइंट पड़ जा रहा है, तो 0 हो गया। तो टोटल हो गया हमारे पास B नेट इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R माइनस आई कैप माइनस पाई बाई 2 J कैप, K कैप, ये हो गया। तो आई कैप और K कैप है, दोनों डायरेक्शन है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाने जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस आई कैप था, एक इधर था, और एक माइनस K कैप है तो इधर है, ठीक है। और माइनस आई कैप और इनके बीच में एंगल कितना होगा, इनके बीच में एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। आई और K के माइनस आई माइनस K के बीच में 90 डिग्री होता है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया आप इसका ये अपने आप में एक आंसर हो गया क्योंकि वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड अलग से निकालना हुआ कि केवल मैग्नीट्यूड बताइए, तो क्या करिएगा, इसको जो वेक्टर आप याद कीजिए क्लास 11 में पढ़े थे कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है B मैग्नीट्यूड, वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता था। जहाँ पर B वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसको याद कीजिए। तो यहाँ पर आई कैप और के कैप का हमारे पास है, जे कैप तो है नहीं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, इस पूरे को बाहर रख लीजिए,
ठीक है। इस पूरे को बाहर रख करके कर लीजिए, अंदर में जो बचेगा उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर और स्क्वायर रूट के अंदर लिख लीजिए 1 स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 स्क्वायर, माइनस लीजिएगा, स्क्वायर करने पे प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, डी नेट आपका निकल गया, मैग्नीट्यूड में ये हो गया, मैग्नीट्यूड में इतना हो जाएगा, यूनिट जो भी यूनिट है, ऐसा यूनिट या सीजीएस यूनिट। ठीक है, यहाँ तो हम लोग केवल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, वैल्यू नहीं दिया हुआ इसलिए यूनिट पर उतना ध्यान नहीं दे रहे। तो ये भी क्लियर हो गया, प्लेन एनालिसिस इसे बोलते हैं। तो इस तरह से आपको कहीं भी घुमाए, किसी भी तरह से घुमा दे आपको प्लेन में, तो प्लेन का फंडा आपको क्लियर हो गया मुझे। ठीक, थैंक यू।